कोई तसव्वुर कर सकता है कोई इंसान कुरान के ऊपर मुश्तनी करे, फिर उसकी वीडियो बना के लगाए, उसके अपने वीडियोस अदालत में सबूत के तौर पे दिए जाएं, और साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की DNA रिपोर्ट दी जाए जो कन्फर्म करती है कि ये गलाजत इसी इंसान की है, और जज अदालत में उसको देखे ही ना और कहे कि हाँ तुम भी आज़ाद हो। 5 को उसने आज़ाद किया है, ये कहे कि तुम्हारे इनके सिम नंबर इनके नाम पे नहीं थे, हालांकि 5 में से 2 के सिम नंबर उनके नाम पे थे। रियासत का एक ओहदेदार, वो भले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मेंबर हो, मैजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, उसकी मौजूदगी में उस कुरान पाक को, उस मुक़द्दस किताब, उस नुस्खे को गुस्ल दिया जाए, उसकी तदफीन की जाए, और वो ऑफिसर जो है ऑफिशियल स्टेट का, वो सर्टिफिकेट इशू करे कि ये जो DNA रिपोर्ट है ये उसी किताब के साथ की है जिसका मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि उस किताब को अभी 29 किताब कुरान के ऐसे नुस्खे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर एक गलाजत पड़ी है, उनको अगर गुस्ल देने की बात की जाए तो FIR ये कहते हैं NCCA कि ये हमारा एविडेंस है। कितने अभी तक मुजरम गिरफ्त में है? मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। बावजूद इस बात के कि एक शख्स ने अभी आके हालिया एक प्रोग्राम किया है, नादिर पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है उसका, उसने एक फैमिली को बिठाया है, उस फैमिली ने हसन मुआविया का नाम लिया कि जब हमारा बच्चा गिरफ्तार हुआ था, हमारे बच्चे को पकड़ कर ये लेके गया है और इसने जाकर इसको जो है इनसे इन्वेस्टिगेशन सारी इसने की है, यही आया गिरफ्तार करने, और इसी को हमने देखा है, ये साथ आया और ये पूरा यानी कि वो टीम नहीं पकड़ रही थी, ये पकड़ रहा था। उस पर आप क्या कहेंगे? वो अरबी ज़ुबान का एक मुहावरा है कुछ इस तरह से, जिसका उर्दू तर्जमा शायद कुछ ऐसे बनता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पेशाब में फिसल जाते हैं। जी, ये सारा ये जो फैमिलीज़ है ना, मैं इनके लिए हमदर्दी रखता हूँ, इसलिए कि इनको जो बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे बाहर आ जाएंगे वगैरह वगैरह, ये भी उसमें बहाव में बह जाते हैं। ये सारा ड्रामा, ये जो सेकुलर वहाँ पे ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग है, उनके वकील हैं, ये सारा रटी रटाई कहानी उनकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। जी। इजाज़ इस्हाक़ की अदालत में इन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शाह कत्ल हो गया, उसकी केस की सारी तफ्तीश वगैरह हुई, उसमें एक आदमी था नज़ाकत, जिस पे इल्ज़ाम था कि उसने अब्दुल्ला शाह को कत्ल किया है। इन्होंने आगे राव अब्दुल रहीम का नाम कर दिया, लेकिन असल मुल्ज़म जो था, जो अदालत में पेश हुआ, वो नज़ाकत था, जो बज़ाते खुद एक गुस्ताख है। ठीक है। अच्छा, वो उसमें लिखा हुआ मुनीर खान पुलिस इंस्पेक्टर, जो इनका बहुत, जिसे ये ईमानदार कहते थे, ये ईमान मुजारी पार्टी, ये बल्कि इस हिस्से को मैं यहाँ पे रोकता हूँ कि नज़ाकत पकड़ा गया। ठीक है। अब कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ का नुमाइंदा जाता है, वो नज़ाकत का बयान पढ़ता है कि नज़ाकत के साथ जुल्म कितना हुआ। अच्छा। वो क्या कहता है कि मुझे पकड़ के इस्लामाबाद से लाहौर लेके गए, लाहौर मुझे प्राइवेट सिटीजन्स ने मारा, गालिबन हसन का नाम भी बीच में था, उसने भी मुझे मारा, ये किया वो किया। सारी दस्तावेज़ात का अगर आप ताकुब करें तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि नज़ाकत को इस्लामाबाद से लाहौर लेके आने वाला इंस्पेक्टर मुनीर था। अच्छा। जो आपका सच्चा था। अब दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, हाँ। या कौमी कमीशन वाले झूठ बोल रहे हैं, या आपका मुनीर झूठ बोल रहा है। मुनीर पक्का इस बात पे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मार शार नहीं है, वरना अगर तो मार उसने पड़वाई फिर। हाँ। फिर इसका मतलब यह है कि पुलिस वाले भी इस गैंग का हिस्सा बन गए। आप कितने बंदों को गैंग में हिस्सा बनाएंगे? इसलिए किसी बंदे का नाम लेना बड़ा आसान है। कल मेरा नाम ले लें, आपका नाम ले लें, किसी असल बात यह है कि आप साबित क्या कर सकते हैं। और वो फिर भी आप ये चीज़ देखें कि जितनी उसमें वो सारी जज्बातियत फैलाई जा रही है, वो इस चीज़ पर नहीं है कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया हुआ, वो इस चीज़ पे है कि उसको पकड़ा कैसे गया था और बाद में मारा किसी ने। भाई ये चीज़ों को तो आपने सबूत देना है ना, कि किसी आदमी को उसने, ये तो अब हसन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बिजनेस ब्लास्फेमी करता है, उसने NCCA में केस कर दिया कि नाम मेरा, तो इसमें आप कैसे नाम ले सकते हैं। वो इजाज़ इस्हाक़ बीच में चल पड़ा, बीच में उसने कहा नहीं ईमान मुजारी और उसका हस्बैंड अगर लाहौर जाएंगे इस्लामाबाद से तो 20,000 रुपये उनका खर्चा आ जाएगा, 5 घंटे की उनकी जर्नी बन जाती है, ये वो वगैरह। तो सारे पाकिस्तान पे यही कानून अप्लाई होता है, उन पे तो यही होना है। लेकिन नाम लेना आसान था, इन्होंने नाम ले लिया, उनका अपना जज उनको बचाने आ गया। यहाँ पे भी यही हो रहा है। सही। एक सिंपल सी बात है, आपके जो किया है वो फोरेंसिक रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, आप उस पर बात करें। नाम किसी का भी ले लेंगे, मेरा नाम ले ले, किसी और का ले ले, फ़र्क क्या है। इसीलिए मैंने उसको कहा था, उस आदमी को, कि तुम मुझसे डिबेट करो, जो फरनूद आलम ने की थी। जी 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 जी। तुम भी मेरे साथ डिबेट करो, मुझे वहीं बुला लो। उसने कहा था कैसर जहां मर्जी मुझसे डिबेट करे। मैंने कहा उसी जगह जहां तुमने उनकी फैमिलीज को बिठा के करते हो ना, मेरी शर्त एक है,
हाँ जी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव होगी। बिल्कुल सही। रिकॉर्डिंग करके बाद में चला दो, हाँ, लेकिन हाँ। ये नहीं कि हम खुफिया रिकॉर्डिंग करें और बाद में लगा दें, ऐसे नहीं, सबके सामने लाइव चलेगी। तो उसके बाद वो उसने बहजियान उसका अपना एक शुरू हो गया। खैर उस चीज़ को हम छोड़ दें हैं। मैं चूँकि आपने जो हसन मुआविया के हवाले से जो जवाब दिया है, गालिबन जो सवालात थे राव अब्दुल रहीम के हवाले से, उसी में उनके जवाब आपने कवर कर दिए हैं दोनों हवाले से। लेकिन मैं फिर भी राव अब्दुल रहीम के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरी मुलाकात नहीं है, हमने देखा हुआ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि राव अब्दुल रहीम साहब के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके पास आने वाला जो पैसा है, अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो वो इंक्वायरी आपको निकलेगी कि ये ब्लॉसमीज बिजनेस जो है इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। सही। और बहुत सारी जगहों के ऊपर उनको जो है ना वो लोगों ने समझा, या उनकी शराफत है कि वो चरब ज़ुबान नहीं है, मीडिया पे आके इतनी चरब ज़ुबानी नहीं कर सकते हैं। जैसे आम, माज़रत के साथ ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ, आम वकीलों का लहजा ऊपर ऊंचा होता है बात करने में, उनका लहजा नहीं ऊंचा है, धीमे लहजे में बात करने वाला वो राव अब्दुल रहीम है। मैं तरफदारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम है आपसे सवाल करना और आपका काम है कि न्यूट्रल रहते हुए जवाब देना। मैं न्यूट्रल रहते हुए सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि उनके पास आने वाली रकम, मैं ताकीद करने वाला इदारा नहीं हूँ, आप नहीं है, क्या आपको लगता है कि राव अब्दुल रहीम जो है वो इस केस के अंदर किसी ना किसी तरीके से बिजनेस ब्लॉसमीज करता है? पहले तो मैं आपको ये न्यूज़ ब्रेक करने लगा हूँ कि ये इंक्वायरी हो चुकी है। अच्छा। जब स्पेशल ब्रांच ने अपनी ये रिपोर्ट दी थी, FIA ने इन सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी हुई है। ओके। एक टके का सबूत नहीं है जो उन्होंने क्या इल्जाम बात लगाए। है, क्या बात है, गुड। ये कोई मफरूज़े की नहीं है कि अगर हो जाए, वो हो चुकी है, ओह गुड। किसी की तशफ़ी नहीं है। तो जनाब मैं जब यहाँ तक कहता हूँ कि आप हसन पे, राव पे केस करें, सबूत दें, तो ये तो केस से कम की बात है ना। आप दरख्वास्त दे दें, इनकी इंक्वायरी की जाए। अगर उन्होंने पैसा मारा है, अच्छा इसमें भी एक बड़े मज़े की बात है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डायलॉग था, ये सारा मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज में दिखा चुका हूँ, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें जज ने पूछा इनके वकील से, मुल्ज़िमों के वकील से, यार कभी ऐसा हुआ कि किसी मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया गया हो और बाद में मुद्दई पीछे हट गया हो? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान में ये प्रेशर डाला इसलिए जाता है कि जब एक दफ़ा आप पे केस बन गया है, अब आपसे पैसे लिए गए, जब पैसे लिए गए तो मुद्दई पीछे हट गया, हाँ डॉक्यूमेंट गलत हो गए, गलत फहमी हो गई, ये हो गया, छोड़ जी, दिया, या सुलह हो गई। हाँ, अब ये जो ये सुलह हो गई। खैर इस मामले में तो सुलह नहीं, क्योंकि अग्रीव्ड पार्टी जो है, अच्छा वो जो जज था ना, बड़ा सियाना जज था, तजर्बाकार जज ने वो मामले की तह तक पहुँचे कि मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है? इनके अपने वकील ने कहा जी एक बार भी नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये पैसे लेने वाले हों तो एक रिकॉर्ड होता ना कि ये केस बना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तो बात ही नहीं हुई। क्या बात है। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ईमान मज़ारी को, हादी अली चट्ठा को, मुजाहिद हुसैन को, नादर अली को, कैसर अहमद राजा को, हसन माविया को, राव अब्दुल रहीम को, सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए, पैसों की सब की जाए, सबकी की जाए, बिल्कुल। वो जो अपनी पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं ना कि हमें स्पेन से एक बंदे ने कहा कि बाहर तुम्हारा वकील बैठा हुआ है, कल पाकिस्तान नहीं है, वो तुम्हारा केस लड़ेगा, तो ये स्पेन से कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सो कॉल्ड का कोई इदारा है, वो पाकिस्तान में एक बंदे से रब्ता करके, बीच में 2 ट्रांसलेटर लड़कियां हैं जो ट्रांसलेट करके दे रही हैं, और वो वहाँ से बैठ के वकील मैनेज करके दे रहे हैं, और उस वकील का नाम है हादी अली चट्ठा, ईमान मज़ारी का जो हस्बैंड है जी। तो ये सारा इकट्ठा करें आप, मैं खुद को भी पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। मेरे समेत जितने लोग हैं, इंक्वायरी सब की होनी चाहिए और फैमिलीज की होनी चाहिए साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ताहिर अशरफी साहब की होनी चाहिए, हसन की होनी चाहिए, बिल्कुल सही। मैं तैयार हूँ जनाब, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये दावत देता हूँ इन सबको कि आप लोग भी तैयार हों, और वो इंक्वायरी भी ऐसी नहीं कि बाद में इदारा रिपोर्ट दे दे, जो मिल रहा है ना वो लाइव लोगों को दिखाया जाए, उस पर उलमा का पैनल एक गवाह के तौर पे बैठे, बिल्कुल सही है, इतनी सी बात है। बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ इस चीज़ की कि केसेस सारे जेन्युइन हैं, ओके, ठीक, और किसी आदमी ने पैसे लेकर किसी पे केस नहीं बनाया है, सही है, किसी मुद्दई ने आज तक मेरे इल्म में जी कोई लेन देन नहीं किया है, सही, ठीक। हाँ, जब बात इदारों के अंदर जाती है, जी,
उसके अंदर बड़े हिकअप्स पैदा हो सकते हैं। जी मिसाल के तौर पे मेरे इल्म में ये बात है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो ख़राब किए NCCIA के अपने लोगों ने, सही है, बिल्कुल ठीक है। टाइम के ऊपर डॉक्यूमेंट नहीं मिला, फ़लाँ चीज़ इधर नहीं मिली, फ़लाँ चीज़ उधर नहीं मिली, ये चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है। कल कोई बंदा NCCIA का ऐसा मिल जाए जो किसी मुल्ज़म से पैसे लेके उसको छुड़ा दे, तो उससे उस आदमी का जो जुर्म है उसकी शिद्दत में तो कमी नहीं होगी, लेकिन मुजरम अब दो हो जाएंगे। मुजरम अब दो हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही कि एक आदमी ने वाकई ही अगर कत्ल किया है जी और पुलिस वाले उससे पैसे लेके उसको छोड़ दें, जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने कत्ल नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो साबित हुआ ना। वो कैसे साबित होगा? फोरेंसिक रिपोर्ट्स पे होगा, बिल्कुल ऐसे। वो साबित होगा DNA रिपोर्ट्स पे होगा, वो साबित होगा मोबाइल फ़ोन की जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर, जो वीडियोस बने हुए हैं उनके, बिल्कुल ठीक है। ये तो इन चीज़ों पे होगा। जिंदाबाद। अच्छा, अब मेरा मैं चूँकि जहाँ से मैंने सवाल शुरू किया था, मैं उसी सवाल की तरफ लेके जाऊँगा। फिर एक दो कमेंट्स है हमारे पास। हमने चूँकि पब्लिक को कहा था कि आप अपना सवाल कीजिए, तो आपके सामने सवाल भी रखूँगा। आखिर में मैं फिर आपको वापस उसी मुकाम पे लेके जाऊँगा। जी जी। शाहज़ेब खानज़ादा ने जो बात सरफराज चौधरी के हवाले से कही, जो लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम उन्होंने किया, क्या सरफराज चौधरी वाक़ईतन बिजनेस ब्लास्फेमीज था? पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का कोई वजूद नहीं है। ओके किसी जगह पे भी। ओके 2-3 तरीके हैं वो साबित करने के ओके। कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है, किसी अदालत का फैसला है, कोई लोग पकड़े गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ सबूत हो के पैसे लेके किसी ने केस बनाए हैं। अब ये जो है, ये एक फैक्ट फोकस उसकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में लिखा गया था, जैसे खुद अदालत में जाके कह दिया जी कि हमने ये सुना था, हमें कोई पता नहीं है। अच्छा। FIA ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की, पता चला सब झूठ है। और ये रोज़ होता है। ठीक है। अब इसमें सरफराज चौधरी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस आदमी ने, और मुझे ये भी नहीं पता कि उस आदमी ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, अभी तो इल्ज़ाम है ना, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। जी। लेकिन अच्छी बात ये हो गई है कि ये सारा मामला इन्वेस्टिगेट हो गया है। हाँ। अब मुझे बताएं कि जिस लेवल पे इन सब की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर कोई ब्लास्फेमी का धंधा चल रहा होता तो अब तक ये सारे का सारा सहन में ना पड़ा हुआ होता। बिल्कुल ऐसे पड़ा होता। जो इल्ज़ाम जितने लगे हुए हैं सारे सबके सामने ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। क्या वजह है? ब्लास्फेमी वाली कोई बात नहीं है ये सामने। हाँ, एक बात है जो ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग है, जो बार बार वो बात करते हैं कि देखो यार, ये चौधरी तो पकड़ा गया ना, ऐसा था वैसा था। जो आगे मैंने कहा ना कि इनमें से ऐसे लोग हैं जो इन केसेस को ख़राब भी करते हैं, डॉक्यूमेंट आगे पीछे कर देते हैं, ज़िमनियाँ। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हादी अली चट्टा साहब अदालत में जो सीने पे हाथ मार के कहते थे कि फ़लाँ केस की 73-22 उसकी ज़िमनी गायब हो गई है। ज़िमनी तो उनका एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। हादी अली चट्टा को कौन सा इल्हाम होता था कि उसे पता चल जाता था? कोई बताता था ना अंदर से कि ये चीज़ हमने आगे पीछे कर दी, तुम कह दो। बिल्कुल ऐसे। आफरीन एजाज साग पे वो भी चीज़ पे नहीं पूछता था कि तुम्हारे पास ज़िमनी कैसे आ गई भाई। एक दफ़ा उसने पूछा था और भी उसने कहा कि फ़लाँ वेबसाइट से, उसने कहा ठीक है। लेकिन मैं तो उनकी बात करूँ जो वेबसाइट पे भी नहीं गई, जो सिर्फ ऑफिस से गायब हुई हैं और हादी अली चट्टा को पता है। ये जो सरफराज ये जितने बने हैं ना जी, इस केस में वो लोग भी पकड़े गए जिनको किसी को ख़राब करते थे। अच्छा। हाँ जी। वाह, ये और मजे की बात। हाँ जी, ये भी नाम सामने आएंगे। सही है। इसमें वो भी है सही। क्योंकि वो एक सेपरेट चीज़ चल रही थी। ठीक है। ये एक सेपरेट चीज़ थी। तो बहरहाल इस पे मेरा तो जो एक इससे बड़ा एविडेंस हमारा क्या हो सकता है कि अगर इस धंधे में अगर ये लोग थे, और ये मैं एक अगली बात जो आगे मैंने बात कही है ना कि इनमें से कोई बंदा अगर निकल आता है कि जिसने पैसे लेके किसी गुस्ताख को या गुस्ताखी के मुल्ज़म को छोड़ा है, तो उससे गुस्ताखी उसकी वो नलीफाई नहीं होती जी, बिल्कुल। उससे होता है मुजरम एक बढ़ जाता है। हमने ये देखना है कि उसका फोरेंसिक रिपोर्ट्स फ़ोन की क्या कह रही थी, और फोरेंसिक रिपोर्ट्स इतना पक्का एविडेंस होता है कि इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेटा के सर्वर से एक चीज़ होके आती है। ऐसे ही। तो ये जो ब्लास्फेमी का धंधा करने वाली हैं, ये भी बल्कि बात उसको आगे वो हसन और राव दरीम वली में शामिल कर लें। हसन की क्या क्वालिफिकेशन है मुझे पता नहीं है, लेकिन आलम दीन का भाई है, शायद आलम दीन हो, मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मजहबी घराने से ताल्लुक है। यार आप लोग तो कहते हैं कि मौलवी ना साइंस जानता है ना टेक्नोलॉजी जानता है। जब झूठ बोलने की बारी आती है तो आप ये कह रहे हैं कि मौलवी इतना एडवांस है कि वो मेटा के फेसबुक और व्हाट्सएप के सर्वर को जाके चेंज कर देता है। अगर ये ब्लास्फेमी है तो इसका मतलब है फेसबुक वाले ब्लास्फेमी में का धंधा कर रहे हैं, जो भी जैसे डेटे चेंज कर, तारीखें चेंज कर देते होंगे। अब जिसकी 2023 की ब्लास्फेमी है, 2021 की ब्लास्फेमी है, तो
कौन सी टेक्नोलॉजी है मेरे पास दुनिया की आज ऐसी कि मैं आपके फ़ोन में जाके कोई ऐसी तब्दीली करूं कि वो चीज़ 2021 की शो हो रही हो, जबकि वो आई उनके कंप्यूटर सिस्टम से है, उनके सिस्टम से, यानी कि मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन में नहीं जाती, मेरे फ़ोन से पहले उनके सर्वर में जाती है, उनके सर्वर से डाउनलोड होती है, तो सारा डेटा तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जी बिल्कुल ऐसा। ये काम हसन कर सकता है, जी ये काम कोई राव अब्दुर्रहीम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें बेस्ट ये हो सकता है, बेस्ट, मेरे पते में ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये हो सकता है कि कोई काली भेड़ किसी NCCIA में बैठी हुई हो और उसने किसी मुजरम से साजबाज करके प्राइवेट कैपेसिटी में उसको छोड़ दिया हो, जिसका मतलब ये नहीं है कि जुर्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही। और अगेन मेरे पते में ऐसा हुआ भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हो भी सकता है तो यही हो सकता है, बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे नाजरीन के। एक तो लिखा है कि जी मैं एक यूनिवर्सिटी मीडिया का तालिब इल्म हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और दीगर लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये लोग पैसे हथियाने और लोगों को हनी ट्रैप करके इस तरह की चीज़ों में खुद जानबूझकर फंसाते हैं। देखें, अब असातिज़ा हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए कि आप उस्ताद हैं, आपका एक मकाम है, उस मकाम की एक तवक्कुआत हैं उस मकाम के साथ बंधी हुई। अगर आपको हनी ट्रैपिंग और ब्लास्फेमस ट्रैपिंग का फ़र्क नहीं पता, जो कि मैंने भी आपके पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है, तो उसको सीख लें और इनसे पूछें कि 42 लाइव हेयरिंग्स हुई हैं एजाज साकी अदालत में, क्या वजह है कि आपने एक भी आपने सबूत नहीं दिया वन टाइम शेयरिंग का। सारे का सारा आप इल्ज़ाम ये लगाते रहे कि हनी ट्रैप करते हैं। ओ भाई, हनी ट्रैप दहशतगर्दों को भी किया जाता है, गुस्ताखों को भी किया जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले जो होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले, उनको भी किया जाता है। वो एक तरीक़ाकार है। बाकी कोई कहता है कि पैसे कमाते हैं तो उसका तो इल्ज़ाम फिर जो लगा रहा है सबूत उसी ने देना है। अदर देन दैट तो उसका तो फिर एक इल्ज़ाम है, ठीक है, वो आप लगाए जो। दूसरे सवालात काफ़ी ज़्यादा एक बंदे ने लिख दिए हैं, लेकिन उसका एक सवाल बड़ा मज़ेदार है। जो पहला सवाल है, वो कहते हैं पाकिस्तान में अगर ब्लास्फेमीज़ की सज़ा अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली नहीं तय कर पाती है तो इसके नुकसानात सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं? ग्रैंड स्कीम में अगर देखा जाए ना जी, तो हर मुल्क की असास कुछ चीज़ों पे होती है जी, और वो मुल्क उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप आज भी वेस्ट में चले जाएं, जो कैपिटलिस्ट मुल्क हैं वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अपने कैपिटलिस्ट सिस्टम को कि वो किसी कम्युनिस्ट को हुकूमत में भी नहीं आने देते, इतना ज़्यादा है। आप जो सोवियत यूनियन का जो मार्क्सिस्ट निज़ाम था, कम्युनिस्ट, उसके अंदर आप सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं तो आप हुकूमत में आ सकते थे, अदरवाइज आप नहीं आ सकते थे। इतना प्रोटेक्ट करते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की असास क्या है? दहरियत नहीं है, इल्हाद नहीं है, बिल्कुल ऐसे, सरमाएदाराना निज़ाम नहीं है, मार्क्सिज्म नहीं है, जी बिल्कुल ऐसे। हमारी बुनियाद इस्लाम है। जब हम इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के कवानीन ही नहीं बना सकते तो इस मुल्क को बनाने का क्या फ़ायदा था? जी, फ़लाँ मुल्क में ख़बर आती है जी उन्होंने तौहीन आमेज़ खाके बना दिए, भाई हम कुछ नहीं कर सकते ना वहाँ पे, इसलिए हमारा कानून नहीं है वहाँ पे। इन बैनुल-अक़वामी तौर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारे हुक्मरान करते नहीं हैं, लेकिन मैं मुल्क की सतह की बात कर रहा हूँ। फ़लाँ जगह पे कुरान को माज़अल्लाह जला दिया गया, हम कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि हमारा कानून नहीं। यार अगर पाकिस्तान में भी हमने यही करना है, ये अगर सवाल लेके बैठ जाएं कि यहाँ पे भी अगर तौहीन का कोई ना अगर सज़ा दी जाए तो इसमें क्या मसला क्या है, हालांकि सज़ाएँ मुतय्यन है, ये भी नहीं कि सज़ाएँ मुतय्यन नहीं है, सज़ाएँ मुतय्यन है। सिर्फ एक जत्था ऐसा आया हुआ है जो इस सारे प्रोसेस को डीरेल करना चाहता है और उसकी एक वजह है। देखिए मुफ्ती साहब, जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये सारा नेटवर्किंग है, ये बात ज़हन में रखें। बिल्कुल ठीक है। नेटवर्किंग में एक होता है आपका फुट सोल्जर, यानी कि आपका प्यादा, जी, उसके ऊपर उसको लेके आने वाला, उसके ऊपर उसको लेके आने वाला, उसके ऊपर ये करते करते एंड में होता है जो टॉप। जी, ये सेकुलर जत्था, जो मैंने जितना भी स्टडी किया है इसको, और मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, कई रातें मेरी जाग के गुजरी हैं, मुहावरतन नहीं कह रहा, हकीकतन, सही, कि आखिरकार तकलीफ़ क्या है इनको। मुझे सिर्फ एक वजह समझ आती है कि वो जो टॉप के लोग हैं ना, कहीं उन तक ना जा पहुँचे। अच्छा, जब ट्रायल चलेंगे, आपने एक को गिरफ्तार किया, इंटेरोगेट किया, तफ्तीश की, उससे बात अगले तक चलेगी, उससे इवेंचुअली क्या होगा, आप वहाँ तक चले जाएंगे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ उन टॉप के हरामकारों को बचाने के लिए नीचे इस लेवल का दजल क्रिएट किया इन्होंने, इस लेवल का कि अलमान को तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन कोई 35-40 लाख रुपया मेरे सुनने में आया कि इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे लगाया हुआ है। आप इनके बॉट्स को देखें, मार्च 2025 के बने हुए हैं, अगस्त 2025 के बने हैं, सितंबर के हैं, कुछ अक्टूबर के और अब नवंबर के, यानी कि इनके अकाउंट्स भी पुराने नहीं हैं। इस काम का, अब ये सस्ता काम नहीं, महंगा काम है, महंगा काम है। जी बिल्कुल राइट। ये काम, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो किए जा रहे हैं। और सारी चीज़ के पीछे, अगर चेयर का
ब्रदर के सवाल का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सर आप इस सारे मामले से आज कादियानियत का पता साफ कर दें, कल ये सारा कोलैप्स कर जाएगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मैंने इस पे इतनी तहकीक की है। अब देखें, सारी कहानी का डिज़ाइन चेंज होता है। उस्मान करीमुद्दीन सब कुछ उसके साथ नथी है। सोनिया खट्टक इनकी लिखने वाली ख़त्म नबूवत की मुनकर है। सोशल मीडिया पे अक्सरियत इनके जो ट्रोल्स जो काम कर रहे हैं वो सारे ये हैं अपना कादियानी, अक्सरियत ज़्यादा तादाद कादियानियों की है। इसमें एक बंदा मलक ज़हीर अहमद नाम है उसका, कुछ कादियानी गुस्ताख थे जिनको छुड़ाने के लिए ये रिश्वत देने गया FIA में, उन्होंने आगे से गिरफ्तार कर लिया, FIR दे दी इस पे। FIR देने के बाद जब इसको उन्होंने तफ्तीश की उसकी, उसके पास से ख़त निकला, ये अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो ख़त उसने लिखा हुआ था कादियानी खलीफा को। अच्छा, मिर्ज़ा मसरूर को। हाँ जी, उसको सारी अपडेट दे रहा था कि इन केसेस में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये किस इदारे का मुलाजिम था? ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का, नेशनल कमीशन नहीं। एक है कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक, एक है इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान। ये एक प्राइवेट इदारा है, ये आसमा जहांगीर का था। उसके बारे में आम लोग बताते हैं कि अहमदी ये क्या कौन सा ग्रुप है इनका, लाहौरी शोरी शायद जिससे ताल्लुक था। बहरहाल वो भी तौहीन के इन सारी चीज़ों के वो कानून के खिलाफ थी। सोनिया खट्टक का ऑन रिकॉर्ड उसका बयान है, खुश होकर बता रही थी कि इन गुस्ताखों के लिए या जो ये सारा जितना मामला चल रहा है इसके लिए हमने जो बैरून मुल्क प्रोग्राम किए उसके लिए फंडिंग कादियानियों ने की है। वो खुश होकर बता रही थी कि बड़े अच्छे लोग हैं, उसके मुंह से निकल गया। जिस एंड पे देखें, मीडिया पे देखें आपको कादियानी एलिमेंट नज़र आ जाएगा, अदालत में देखें आपको नज़र आ जाएगा, सोशल मीडिया पे देखें आपको नज़र आ जाएगा। ये एक ऐसा, और मैं समझता हूँ कि पता नहीं ये बात किस तरह से इंसान कहे कि ग़ुलाम अहमद कादियानी का शायद नबूवत का दावा भी हम मुसलमानों पे इतना गहरा वार नहीं था जितना ये है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि वो एक सामने आदमी जिसको आप दलील की बुनियाद पे गलत साबित कर सकते थे, जो वार इन्होंने अब किया है, इन लोगों ने वो एहतराम का पर्दा हटाने की कोशिश की है। और इससे अगला दौर ज़्यादा बुरा आने वाला है, और वो बहुत बुरा दौर होगा। और दौर से मुराद ये नहीं कि मैं आज से 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, मैं ये मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले ये ब्लास्फेमी करते थे व्हाट्सएप ग्रुपों में, अब ये ब्लास्फेमी करते हैं ओपन फेसबुक पे। इंडिया आए दिन हमें थ्रेटन कर रहा है कि आप पाकिस्तान पे हमला करना या पाकिस्तान पे हमला करना। वो कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सर पे चढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी ये हो सकता है कि नमाज ना पढ़े, जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बेगैरत नहीं है वो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अहले बैत के मामले में बेगैरत नहीं है, असहाब की तौकीर के मामले में बेगैरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जिस दिन लोगों में आम फैलना शुरू हो गया, लोगों ने देखा कुछ नहीं बचेगा इस मुल्क का। जिस लेवल का बलवा फसाद होगा, जितने इंडियन अकाउंट्स इसके अंदर आप ट्रेस करें आपको शायद मिल जाएं, इसराइली अकाउंट्स आपको मिल जाएं। ये पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर इतना ज़्यादा करने की साजिश है कि उसके बाद अगर इंडिया हम पे हमला करे तो हम नॉट श्योर कि रिजल्ट क्या होगा। जब आप अंदर से कमज़ोर हो गए हैं तो दुश्मन के लिए तो आपने, हम क्या कहते हैं, देखें, जंग के लिए अगर आप अमन चाहते हैं तो आप जंग के लिए तैयार रहें। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि दुश्मन को जब पता है आप जंग के लिए तैयार हैं तो वो अपनी हद में रहता है, अपनी हद में रहता है। लेकिन जब दुश्मन को पता है कि आप इंटरनली कोलैप्स हो रहे हैं तो अपनी हद में क्यों रहेगा फिर? बिल्कुल। ये सारी की सारी बातें कादियानी सेंटर में हैं बिल्कुल इस मामले के। अगर वो इसमें से निकलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये ज़्यादा गहरा वार है। उसके दावा नबूवत को इंसान झुठला सकता है, लेकिन ये जो उन्होंने किया, ये पर्दे ख़त्म करने, पाकिस्तान को इस तरह से अंदर से कोलैप्स करने की कोशिश करने, ये अनफॉरगिवेबल ऑफेंस है। और इसको उलमा इल्मी लेवल पे, वकला अदालती लेवल पे वो इसको एड्रेस करें तो करें। मरना सब ने है, मरना मैंने भी है, मैं मर जाऊँगा, मेरे पीछे जितने पैसे पड़े हुए हैं, जितने मुझे धमकियाँ मौसूल होती हैं, आई एम नॉट श्योर कि मेरी कितनी ज़िंदगी है। लेकिन अगर ये वाकई मुल्क जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अकीदत ये रखता है तो ये हम पे फ़र्ज़ है, हम पे कर्ज़ है। इसके लिए हम जब इकट्ठे होकर निकलेंगे, और उलमा के बगैर ये काम नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे। जब वो उठ के निकलेंगे। जी देखिए सर, हम चाहते क्या, हम सॉरी आपके पास सवाल है। जी। मैं सिर्फ ये आखिरी बात कह के फिर हम क्या चाह रहे हैं जी? 2-3 सिंपल डिमांड्स है। मैंने अभी इस पे किताबचा लिखा है, वो पब्लिश भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं जगह जगह उलमा को भेजना चाहता हूँ। सिंपल सी डिमांड्स हैं। नंबर 1 ये कि जैसे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें बनी हैं, ऐसे ही तौहीन की खुसूसी अदालतें बने। बिल्कुल ठीक। इनको आम अदालतों में उन पे जितना वर्कलोड पहले ही होता है वो ठीक नहीं है। 3 महीने
गवर्नमेंट की तरफ से टाइम तय हो, रियासत की तरफ से कि 3 महीने में अपने केस को भुगतना है। अगर ये लोग, और ये सब जितने हैं ना, ये सारे यही बात कह रहे हैं, राव भी, हसन, ये सारे जितने कहते हैं ये हमारे लिए, अगर ये इन लोगों के कोई दामन में होता तो ये कहते हैं ना, केस खींचो, जितना केस खींचोगे उतना पैसा हम बनाएंगे। 3 महीने में आपने साबित ना किया तो होगा क्या फिर? केस तो आप पे बनेगा ना उल्टा। हाँ जी। तो ये कहते हैं जी बिल्कुल 3 महीने में करो। इन एडिशन टू दिस, इजाफी तौर पे वो केसेस इनमें जहाँ पे मुक़द्दस किताबों की तौहीन की गई है, कुतुब अहादीस और कुरान, अब वो तौहीन क्या की गई है, ये वो नहीं कि किसी ने सफ़ा फाड़ दिया जी, ये वो तौहीन नहीं है, वो नाकाबिले बयान है। ये वो जो DNA पे आती है, जी बिल्कुल मैं ऐसे, उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। जो वो केसेस हैं, हमारी डिमांड है कि उनको 1 महीने के अंदर उनको एड्रेस किया जाए, और साथ ये कि रियासत का एक ओहदेदार, वो भले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मेंबर हो, मैजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, उसकी मौजूदगी में उस कुरान पाक को, उस मुक़द्दस किताब, उस नुस्खे को गुस्ल दिया जाए, उसकी तदफीन की जाए, और वो ऑफिसर जो है ऑफिशियल स्टेट का, वो सर्टिफिकेट इशू करे कि ये जो DNA रिपोर्ट है ये उसी किताब के साथ की है जिसका मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद, क्योंकि उस किताब को अभी 29 किताब कुरान के ऐसे नुस्खे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर एक गलाजत पड़ी है, उनको अगर गुस्ल देने की बात की जाए तो FIR ये कहते हैं, NCCA कि ये हमारा एविडेंस है। हम ये कहते हैं कि रियासत का एक ऐसा ऑफिशियल हो जो सर्टिफाई करे। देखें, आपने कहीं पे अगर कत्ल का हो ना, या डेड बॉडी का आपने बताना होता है ना, कि बाद में विरासत के होते हैं तो जी, आपने जी, फिर जी, बताना जी, होता है, जी, तो आप जी। हर जगह पे लाश तो नहीं लेके जाते, डेथ सर्टिफिकेट ही लेके जी, जाते जी, हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो रियासत का एक ऑफिशियल हो जो जल्द से जल्द कुरान मजीद को या जो कुतुब गुस्ल दे, हदीस हैं बिल्कुल उसको गुस्ल दे के तदफीन की जाए और सर्टिफाई करे। उसके बाद उस कुरान की जगह वो सर्टिफिकेट सबूत की जगह तौर पे पेश किया जाए। इसमें हम कौन सी कोई गैर शरई मुतालबा कर रहे हैं या कोई गैर अखलाकी गैर कानूनी बात कर रहे हैं? इतनी सी हमारी दरख्वास्त है कि उलमा एक दफ़ा खड़े होकर ये करा दें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर करेगा। बाकी जितने सबूत इनके ख़िलाफ़ हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर इंसाफ का रास्ता लिया जाए तो फिर इनको सजाएं ना हो। मसला ये है कि सेकुलर तबका, कुल सेकुलरिज्म इकट्ठा होकर इधर आया हुआ है, हमारी तरफ से खामोशी है। हमारी तरफ से खामोशी है। अच्छा, मुझे 2 सवाल करने हैं और दोनों बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि क्या आप नहीं देख रहे हैं कि उलमा को इसकी तरफ मुतवज्जह करने की ज़रूरत है, और किस कदर है और किस तरह की है, और क्या करें उलमा किस नहज पर? क्योंकि हमें भी बहुत सारे उलमा राब्ता करते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, किस पर काम करें, यहाँ पे हम काम बताएं कि सोशल मीडिया पर हम काम करें, दीन का काम भी हो, शोबा भी हो, हमें अल्लाह ताला हमसे काम भी ले, और लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ ना हो, रियासत भी हमें छेड़छाड़ी ना करे। तो वो ये आप समझते नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जाए उलमा को, कि उलमा इसके ऊपर किस अंदाज से काम करें? उलमा हमें ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, दुरुस्त बात है। बात यह है, देखें कि एक है इसका डीप एंड, जी, जहाँ पे कीचड़ भी है, जहाँ पे गंदगी भी है, हम उलमा को नहीं कहते आप उसमें उतरें। ये वो जहाँ पे गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, कादियानी देते हैं, दुरुस्त है, सारे देते हैं, दुरुस्त है। मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम्हें इतनी गालियाँ देते हैं, सारा करते हैं तुम, या तुम यार मतलब ये अब समझ आया कि फ़िदा कौमी व बी व नफ्सी व औलादी व रूही व नफ्सी या रसूल अल्लाह, तो समझिए बाया है। बिल्कुल ऐसे दें जनाब, बिल्कुल ऐसे, दुरुस्त। उलमा को हमें जहमत में नहीं पड़ना देते हैं। उलमा के राब्ते हैं हुकूमत के साथ। अब हुकूमत जो है ऐसा नहीं है कि इनके साथ मिली हुई है। मसला ये है कि ये इस लेवल पे लॉबिंग करते हैं, किसी को भी जाके कहते हैं देखो यार ये तो हनी ट्रैपिंग करते हैं। ऊपर वालों को भी नहीं पता होता हनी ट्रैपिंग तो एक जायज़ चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है, तो समझते पता नहीं कितनी बुरी चीज़ है। कभी किसी पार्लियामेंटेरियन से बात करा दी असेंबली में, कभी किसी सहाफ़ी से करा दी, कभी किसी से करा दी। हमारी तरफ से अप्रोच नहीं है तो हुकूमत भी फिर उस बहाव में बह जाती है। हम उलमा से ये कहते हैं आपके पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको एक्सेस दिया है। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने कैदी साथी से कह दिया था ना कि बादशाह से मेरी बात करना, बादशाह से मेरी बात तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल असबाब को तो नहीं कहता। असहाबे कहफ को भी तो यही कहा था ना कि असबाब मांगो, उन्होंने असबाब मांगे। तो हमारे पास यही असबाब है ना, बिल्कुल ऐसे कि हुकूमत से बात करें कि ये मुतालबे हैं, सेपरेट अदालतें आप बना दें, आप बना सकते हैं। कुरान को जल्द से जल्द गुस्ल देने का इंतज़ाम करें, ये गुनाह जारिया है, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे आप ये चीज़ें करा दें। और साथ ये जो जजेस ने आजकल शुरू किया हुआ, जैसे अभी ये मैं ज़मीन में गड़ना शायद ज़्यादा पसंद करूँ ये अल्फाज कहने से, लेकिन अब ना करूँ तो क्या किसी को बताऊँ। कोई तसव्वुर कर सकता है कोई इंसान कुरान के ऊपर मुश्तनी करे, फिर उसका
फिर उसकी वीडियो बना के लगाए, उसके अपने वीडियोस अदालत में सबूत के तौर पे दिए जाएं, और साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की DNA रिपोर्ट दी जाए जो कन्फर्म करती है कि ये गलाजत इसी इंसान की है, और जज अदालत में उसको देखे ही ना और कहे कि हाँ तुम भी आज़ाद हो। 5 को उसने आज़ाद किया है, ये कहे कि तुम्हारे सिम, इनके सिम नंबर इनके नाम पे नहीं थे, हालांकि 5 में से 2 के सिम नंबर उनके नाम पे थे। पहली बात ये गलत बयानी थी उसमें। दूसरी बात ये कि सिम किसी के नाम पे अगर नहीं है तो जनाब अगर मैं आपका पिस्तौल लेके किसी को गोली मार दूं तो पकड़ा आपको जाएगा या मुझे जाएगा? भाई जिसने कत्ल किया बात तो उसकी है। बिल्कुल। अब किसी की सिम किसी के माँ के नाम पे है तो क्या उसकी माँ को पकड़ ले जाके? किसी के बाप के नाम पे बाप को पकड़ ले। अब्दुल्ला शाह का बड़ा शोर करते हैं कि अब्दुल्ला शाह के बाप को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि अब्दुल्ला शाह के केस में सिम उसके बाप के नाम पे थी, उसको इसीलिए छोड़ दिया गया कि सिम तुम्हारी थी, तुम्हारे नाम पे थी, गुस्ताख तुम नहीं थे। आप ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह के बाप को पकड़ लिया जाए? ये बाकी जितने हैं, जिस किसी की फूफी के नाम पे सिम है, किसी के ताए के नाम पे, किसी के भाई की, किसी की बहन के नाम पे, जाके उनके घर की खवातीन और बुजुर्गों को उठा लिया जाए। अब ये चाह रहे हैं एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ वो साहब ये कहते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की जो 2 जजेस हैं हाई कोर्ट के जिन्होंने अभी फैसला दिया है कि ये लैपटॉप और राउटर और मोबाइल फ़ोन, इस पे तो आप केस बेस नहीं कर सकते। वो भाई अगर वो कहे ना कि उन्होंने ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पे ब्लास्फेमी की है तो केस उस वक्त नहीं बन सकता जब सबूत के तौर पे आप चाय की प्याली आगे कर दें, आप कोई ऐसी चीज़ कर दें जिसका ताल्लुक ऑनलाइन से नहीं है। बिल्कुल। तो भाई ऑनलाइन ब्लास्फेमी हुई है तो मोबाइल फ़ोन की बेस पे केस नहीं बनेगा तो किस पे बनेगा? बनेगा केस? दुरुस्त बात है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बारे में कहते हैं कि जो मुद्दई है उसका फोरेंसिक नहीं। ओ भाई आपने अगर मुझे एक चीज़ भेजी है तो मेरे फ़ोन का फोरेंसिक हो या आपके फ़ोन का फोरेंसिक हो, वो दोनों तरफ से आएगा ना, आया कहाँ से और रिसीव किसने किया। ये तो एक ऐसी बात है कि, और पाकिस्तान के कानून में रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि जो मुद्दई है उसके फ़ोन का फोरेंसिक हो। इस बेस पे कहते हैं नहीं फोरेंसिक नहीं, वो उसके फ़ोन का तो फोरेंसिक हुआ है ना, उससे तो ब्लास्फेमी साबित हो गई है। कितने कितने पेजेस हैं वो साबित हो गई है। एंड में जाकर उन्होंने कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि ये जो मैंने कुछ एविडेंसेस बताए इसके अलावा कोई एविडेंस दिया नहीं है। पैराग्राफ नंबर 20 में DNA रिपोर्ट एविडेंस क्यों नहीं है? आपको मैं और सितम ज़रीफ़ी बताऊं कि ये 5 थे, 5 में से 2 के वकील आए थे, 3 के वकील ही नहीं आए थे। समात ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 1 से 2-4 सवाल पूछे, 3-3.5 मिनट से लेकर 8 मिनट तक मुझे पता चला है। आप 8 मिनट कर लें, 8 मिनट की समात हुई, 5 बंदों को रिहा कर दिया, जमानत भी नहीं, रिहा कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की हालत देख लें, 38 जमानतें हुई हैं जिसमें से 80 से ज़्यादा लोगों को जेल से बाहर किया गया है। जमानतें इन 38 में से 28-29 देने वाला जस्टिस तारिक जहांगीरी, वो तारिक जहांगीरी जो आज अदालत में खड़ा है कि अपनी डिग्री साबित करे कि मैं जज हूँ। उलमा से हम ये कहते हैं कि सर आप जाएं, आप बात करें, ये क्या खिलवाड़ मचा हुआ है भाई? ऐसे भी कभी जमानतें दी गई, ऐसे भी कभी लोगों को रिहा किया गया। उलमा हमारी इस मैदान में मदद कर सकते हैं, हुकूमत से बात करके, इदारों से बात करके कि ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। बाकी ग्राउंड पे जो गालियाँ खाने वाला जो काम है वो हमारे वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल हम मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो तलबा का तबका है आजकल, चूँकि तलबा एक स्टेज पर होते हैं जहाँ पर उनको मोबाइल की इजाज़त नहीं होती है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उनको मोबाइल की इजाज़त मिल जाती है और लैपटॉप वगैरह यूज़ करने की इजाज़त मिल जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा फार्मूला उनको बताएं कि वो अपने इर्द गिर्द में या उनको ऐसे छुपी हुई भेड़ें जो मज़ीद भी छुपी हुई हैं, जैसे आपने अब्दुल शकूर का नाम लिया, और ऐसे बहुत सारी छुपी हुई भेड़ें जो बैठी हों, उनकी जांच पड़ताल कैसे वो कर पाएं? कैसे किसी पे भी शक है, स्ट्रेट वे NCCIA में एंटी ब्लास्फेमी यूनिट, उसको ABU भी कहते हैं, ABC भी कहते हैं, एंटी ब्लास्फेमी सेल, एंटी ब्लास्फेमी यूनिट, वो एक स्पेशलिस्ट इदारा है जो इन मामलात को देखता है। आप उनको रिपोर्ट कर दे जो भी एविडेंस आपके पास है। आप कोई काम एज अ सिविलियन आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप करें, आपने वो करना है जिसके आप मुकल्लफ हैं, और मुकल्लफ आप इस चीज़ के हैं कि आपने इदारों को बता दिया है, आपका काम ख़त्म, बाकी वो अपनी तहकीक करेंगे, उनका अपना तरीक़ाकार है। और जो छुपे हुए ब्लास्फेमी हैं अभी मज़ीद भी जो सामने नहीं आए हैं, यो मुस्तकबिल में, जैसा कि आपने एक खौफनाक हद तक बात कर दी है कि बहुत कुछ होगा और इसके ऊपर हमें स्टैंड लेना चाहिए, तो वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं? हाँ, जो अभी तक छुपे हुए हैं, हमारी नज़र में नहीं आए, हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आए। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता किसी ऐसे बंदे के पास कोई केस आ जाता है तो वो इग्नोर कर देता है, वो कहता है यार नहीं ये तो बहुत गलत काम, मैं इसको देखता ही नहीं, डिलीट कर देता है या निकल जाता है, उस ग्रुप से भाग जाता है। तो कुरान में तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये बात कही है कि
यानी तुम वो एग्जैक्ट आयत मेरे जहन में नहीं, उसको मफहूम कुछ इस तरह से कि जब हक बात तुम्हारे पास आ जाए तो फिर नहीं छुपाना। तो ये बात तो आपके पास आ गई है कि ये हो रहा है और ये सच है कि ब्लास्फेमी हो रही है, तो इसको छुपाने का भी उतना ही आपकी तरफ से एक शिरकत हो जाएगी। बहरहाल ये अब किसी मुफ्ती के कहने वाली बात है, वैसे फतवा नहीं दे मेरा सकता। सवाल ब्लास्फेमीज के लिए था। अच्छा, ब्लास्फेमर जो हैं जी, जो छुपे हुए हैं अभी कर रहे हैं और छुपे हुए हैं या ऐसा माइंड रखते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपने महबूब की इज़्ज़त बड़ी प्यारी बड़ा रिगार्ड है उसका। ऐसे ही नहीं अल्लाह ने तब्बत यदा अबी लहब तबका। तो ये तो हो नहीं सकता कि इस मामले में तुम बच जाओ। हाँ, अगर तुम तक पुलिस नहीं पहुंची है, तुम अपनी ज़ाती हैसियत में अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहो, तुम सामने ना आते हुए भी कुछ और लोगों की निशानदेही करो जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अल्लाह किस चीज़ पे माफ़ करे क्या करे, अगेन ये चीज़ें मेरे कहने की नहीं हैं, लेकिन जो दुनिया में कानून है वो अगर तुम तक पहुंच जाता है तो अप्लाई होगा। और अब आने वाली है ज़्यादा बुरी खबर कि वो अप्लाई अब इस तरह से होगा कि बात अब सिर्फ तुम तक नहीं रहेगी, अब ख़ानदानों तक जाएगी। और मुझे एक्सप्लेन करने दें, मैं जज्बाती बात इस पर नहीं करना चाहता, मैं इसका एक अकली मुकदमा रखना चाहता हूँ कि मेरी इस बात से क्या मुराद है। बिल्कुल। अगर जजेस हाई कोर्ट के ये बार बार चीज़ कोर्ट कर रहे हैं कि सिम इसके नाम पे नहीं थी, तो अभी तक तो मामला ये था कि सिम जिसके नाम नहीं है और वो ब्लास्फीमर है तो उस तक जाते थे, गुस्ताख तक जाते थे। सिम किसके नाम है इस पे नहीं जाते थे। और मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं कि फैसलाबाद में हमें बहुत बड़े इदारे ने बुलाया कि कुछ लोग हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आ जाते हैं। वो भी कुछ पीछे से कोई दीनी लिंक उनका था, उनका जी हमारे बेटे ने तो कुछ नहीं किया है, ये नहीं किया, और सिम भी उसके नाम पे नहीं है, आप लोग तो ये नहीं बता सकते सिम किसके नाम पे है। तो देखें, ये हमारा काम नहीं है कि हम बताएं सिम किसके नाम पे है, लेकिन जो अदालत के रिकॉर्ड पे वो चीज़ें जो पब्लिक में अवेलेबल हैं वो तो फाइल कोई भी निकाल सकता है, तो वो हमारे पास पड़ी हुई है। आप यकीन करें, उन्होंने इतनी बार मेंशन किया ये कि आपको तो ये भी नहीं पता कि सिम किसके नाम पे है, सिम उसके नाम पे नहीं है, आपको पता नहीं किसके नाम पे है। उसके घर की 2 ख़वातीन, 2 सिमें थी, एक नहीं थी। उसके घर की 2 ख़वातीन के नाम हमारे सामने, एहतरामन हमने कुछ नहीं कहा आगे से कि यार इनकी तो गलती नहीं है। तो फिर माएँ बहनें, एक उनका इज़्ज़त वक़ार है। हमने कहा अच्छा ठीक है जी, आप यही समझ लें। सामने पड़े हुए मोबाइल फ़ोन ऐसे नीचे कर दिया जी, ठीक है जी हमने। लेकिन अब वो मामला नहीं रहेगा। कोई जो जजेस बार बार कह रहे हैं हाई कोर्ट के कि जिनके नाम पे सिम है आपने उनको नहीं पकड़ा, तो फिर सिम तुम्हारी अम्मी के नाम पे है तो वो पकड़ी या तुम्हारी बाजी के नाम पे है, पकड़ी जाएंगे। अब तो हाई कोर्ट इस पे रूलिंग दे रही है। अब मामला तुम तक नहीं रहेगा, पूरे पूरे ख़ानदानों तक आएगा। तो अभी तक तो मुल्ज़मान तुमसे मिलने आते हैं, जिस दिन अम्मी या बाजी से मिलने के लिए तुम लोगों को आना पड़ा, फिर वो एक नहीं, फिर पूरी बरादरी को साथ देख लो और बाकी को देख लो। तो ये सब अगर तुम कर अपना रिस्क पे लगाना चाहते हो तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कानून तुम तक पहुँचेगा, ये पक्की बात है। अच्छा, आखिरी बात मेरे जहन में जो आई है, बड़ा टाइम आपका लिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कितने अभी तक मुजरम गिरफ्त में हैं? 400 से कुछ ऊपर तादाद है। ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं? बच्चा एक भी नहीं है। एक जुवेनाइल था बीच में, लेकिन वो भी जब गिरफ्तार हुआ तो उसकी उम्र 17 बरस थी। अब तो वो भी 18 से ऊपर है। अच्छा, यानी कि टोटल मर्दों की तादाद ज़्यादा है? मर्दों की ज़्यादा है। सही। और दीनदार लोगों की तादाद? एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़े हैं, लेकिन हैं दीनदार भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई कीमती वक्त दिया और बड़े अच्छे अंदाज से बात की। और यकीनी बात है कि ये पॉडकास्ट बड़ी अहम होगी हमारे उलमा के लिए ख़ास तौर पर। नाज़रीन, मैं आपकी तरफ मुतवज्जह होता हूँ, जिस खुदा को मुझे बात बड़ी पसंद आई इनकी, कैसर भाई की, कि अल्लाह इज़्ज़त वाले हैं और अपने महबूब की इज़्ज़त पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस रब को अपने महबूब के दरबार में बैठे वो मुनाफिक जो राइना कहते थे वो ना पसंद आया, तो अल्लाह ने वहाँ कह दिया कि उन्जुरना वस्माऊ कहा करो। तो वो अल्लाह अपने महबूब और महबूब पर नाज़िल होने वाली किताब जिसको कलामुल्लाह कहा जाता है, उसके ऊपर ब्लास्फेमीज़ जितने भी हैं, छुप जाएं, घुस जाएं, जैसे भी हों, भागने की कोशिश करें। मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा। अगर आप कहीं छुपे हुए हैं, पर्सनल अल्लाह से राब्ते में आ जाएं, माफ़ी मांगे। और जो कर चुके हैं और वो अगर कोई इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो इन्ना अज़ाब रब्बी लशदीद भी है।
तो देखिए अपनी तरफ और उस रब की तरफ देखिएगा और उसकी बनाई हुई चीज़ों की तरफ देखिएगा। कहते हैं ना, इंसान जब किसी बड़ी कंपनी को देखना हो ना तो उनकी प्रोडक्ट की तरफ देख लीजिए, खुद अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत का उनके माल से अंदाज़ा हो जाता है। तो रब की ताकत का अंदाज़ा आपको रब के बनाए हुए पहाड़ों से हो सकता है, रब के बनाए हुए आसमानों से हो सकता है, रब के भेजे हुए जल्जलों से हो सकता है, रब की भेजी हुई ज़मीन को हिलाकर हो सकता है। तो इसलिए रब के अज़ाब से बचिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सवालात थे वो सारे तो नहीं मैं पूछ सका हूँ, वक्त कम था। इंशाअल्लाह फिर भी अगर इस मौजू पर बात करने का हमें हुआ कि अभी बात मज़ीद करनी है तो ज़रूर हम इस मौजू पर बात करेंगे। आप अपने सवालात भेज सकते हैं, हमें हमारे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, और हमारे ऑफिशियल नंबर हमारा हर जो है वो अगर आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर होता है, तो आप वहाँ से भी हमारा नंबर लेकर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। दोबारा नशीस हो सकती है। देखते रहिए मौलाना पॉडकास्ट। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।